Hey guys, it's Divyanshu. Welcome back to another episode of World Club Classic. भाई लेजिट आई थिंक मैंने अपने चैनल पे जितनी भी वीडियो डाली है पहला ऐसा मैच होगा जिसके रिगार्डिंग मैंने 2 प्रेडिक्शन वीडियो डाली है। देखो यार, आई थिंक कल के प्रेडिक्शन वाले वीडियो में हमने टैक्टिकली इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट करने की कोशिश की थी, जहां पर मैंने तुम्हारे सारे कमेंट्स पढ़े थे और तुम्हारे ओपिनियन लिए थे कि तुम एक्चुअली में किस अप्रोच से इस गेम को जाते हुए देख सकते हो और तुम्हारे हिसाब से अर्जेंटीना का पलड़ा भारी है या फिर एक्चुअली में फ्रांस का पलड़ा भारी है। लेकिन आज के एपिसोड में ना पता है हम टैक्टिकली तो थोड़ा और डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ में हमको ये समझना पड़ेगा कि अब जब यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, अब जब यहां पर फ्रांस के जो इंजरी वाला पूरा स्कैम सामने आ रहा है, तो इसमें कितना माइंड गेम है और एक्चुअली में कितना सच्चाई है। क्योंकि अगर जितनी सच्चाई है ना, तो कईयों के हिसाब से एक्चुअली फ्रांस गेम में उतरने से पहले ही हार गई। लेकिन सबसे पहले फ्रांस की इस पूरी सिचुएशन को मैं एक्सप्लेन करता हूं। आप डू मेक श्योर करें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। सबसे पहले अगर हम फ्रांस की इस पूरे सिचुएशन की बात करें तो ये स्टार्ट होता है एक्चुअली में इंग्लैंड के बाद से, जहां पर हमको 2 प्लेयर देखने को मिलते हैं जो कि एक्चुअली में यहां पर फिर मोरक्को में नहीं खेलते और बताया जाता है कि आई थिंक किंग्सले कोमन था और यहां पर एक आई थिंक उपामेकानो था, जिनको यहां पर फ्लू मतलब फीवर कह लो, फ्लू कह लो, ये हुआ था, जिसके बाद उनको मोरक्को वाले गेम में खिलाया नहीं गया था। खैर थैंक्स टू दी कोनातो की परफॉर्मेंस, की उसकी तगड़ी परफॉर्मेंस है ये कि आज एक्चुअली में डिबेट रखी जा सकती है कि उपामेकानो का खेलना ज्यादा सही बनेगा या फिर कोनाते का। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि यहां पर थियो हर्नांडेज की बारी है, जो उसको भी यहां पर एक नी प्रॉब्लम हुई है। अब यहां पर जिरूड पे भी कंसर्न है कि भाई जिरूड के भी नी में प्रॉब्लम है और जिरूड खेलेगा या नहीं खेलेगा। एंड एट द सेम टाइम अगर टोटल नंबर्स की हम बात करें ना, तो यहां पर 6 से 7 प्लेयर ऐसे हैं जो कि इस समय गायब बताए जा रहे थे फ्राइडे को, लेकिन सैटरडे को मोस्ट ऑफ देम आ गए ट्रेनिंग पे। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात आई ना, तो डिस्चैम्प्स ने एक्चुअली में यही कह दिया कि देखो भैया सीधी सी बात है, मैं जब सुबह उठ के निकला तो भाई सारे प्लेयर सो रहे थे, तो मुझे तो पता नहीं, तो मुझे नहीं पता कि कौन सा प्लेयर अवेलेबल है और कौन सा प्लेयर नहीं है अवेलेबल। साथ ही अगर हम बात करें यहां पर अगर ह्यूगो लोरिस की जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस समय प्रेजेंट था, उसने भी कहा कि देखो यार जब मैं सुबह नाश्ता करने गया तो भी वहां पर कोई नहीं था, तो अभी कंफर्म नहीं कह सकते कि कौन सा प्लेयर ठीक है और कौन सा प्लेयर सही है। अब यहां पर यह बताया जाए एक्चुअली में इस चीज को यह माना जा रहा है कि डिस्चैम्प्स कभी अपने पत्ते खोलना ही नहीं चाह रहा है कि लास्ट मोमेंट तक भी स्केलोनी को यह ना पता चले कि फ्रांस में से कौन खेलने वाला है और कौन नहीं खेलने वाला है। लेकिन अभी के हिसाब से देखो राबियो खेल सकता है, लेकिन अगर राबियो नहीं खेलेगा तो डेफिनेटली वो स्पॉट फोफाना के लिए। लेकिन ओवरऑल जो तुम्हारे दिमाग में 4-3-3 की फॉर्मेशन बैठी हुई है, अगर उसमें से कोई चेंजेस है तो शायद से एक उपामेकानो और कोनाते को लेके हम कह सकते हैं। अदरवाइज मेरे को लगता है कि ह्यूगो लोरिस गोलकीपर बनेगा, उधर से यहां पर जूल्स कोंडे होगा, उधर से कोनाते कह सकते हैं, फिर यहां पर रफे वरान होगा और यहां पर अगर हम बात करें लेफ्ट बैक की तो थियो हर्नांडेज है। साथ ही अगर मिडफील्ड की बात करें तो चुआमेनी होगा, उसके बाद यहां पर हम कह सकते हैं कि आंद्रे राबियो, उसके बाद ग्रीजमैन, और अगर अप टॉप की बात करें तो एम्बापे, जिरूड और डेम्बेले। अब जिरूड को लेके काफी मतलब बस क्रिएट किया जा रहा है कि देखो मार्कस थोरम, खैर यहां पर बेंजेमा का नाम भी हम एक बार कंफर्म कर देते हैं, लेकिन डिस्चैम्प्स ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कट कह दिया कि देखो मतलब उससे सवाल इस चीज का पूछा जाता है कि क्या बेंजेमा फाइनल में आ रहा है। अब ये 2 तरफा हो सकता था, एक तो स्टैंड्स में बैठने का और एक एक्चुअली में उसको टीम में लेने का। तो उसने यहां पर ये चीज कंफर्म कह दिया, एक तरफा मतलब वो टीम वाला तो उसने दरकिनार कर दिया, उसने उस पर कहीं ना कहीं टॉन्ट मारा कि देखो यार जो इन्विटेशन वाला हिसाब है ना, ये मेरा काम नहीं है, ये किसी और का काम है, तो मेरे से ये वाले सवाल मत पूछो। और डेफिनेटली इस समय के रिपोर्ट्स की माने तो डिस्चैम्प्स और बेंजेमा, या फिर हम कह सकते हैं कि बेंजेमा और फ्रांस फेडरेशन के कुछ स्टाफ के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कंप्लीटली ब्रोकन है। एंड कहीं ना कहीं इस पे बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है कि क्या ये वर्ल्ड कप तक ही सीमित रहेगा कि एक्चुअली में वर्ल्ड कप के बाद भी कहीं ना कहीं ये स्टोरी हमको कंटिन्यू होती हुई दिखेगी। लेकिन अगर जिरूड की बात करें तो मेरे को लगता है कि अगेन जिरूड एक हुक्म का इक्का है और मार्कस थोरम खेल सकता है, बट आई थिंक यहां पर माइंड गेम ज्यादा खेले जा रहे हैं कि यहां पर जिरूड आएगा या नहीं आएगा। लेकिन ओवरऑल हम कह सकते हैं कि असल में पता है बात क्या हुई है, असल में इन सबको हुआ है फ्लू। अब फ्लू के भी बड़े रीजन है, चाहे उसके पीछे हम कहें कि स्टेडियम में जो एयर कंडीशन लगाए जा रहे हैं, वही डिस्चैम्प्स ने एक्चुअली में कहा कि इनके कमरों में भी सालों में एसी चल रखे हैं और साले गधे घोड़े कहीं के सारे एसी चला के बैठे हुए 24 घंटे, और इस चक्कर में भी यहां पर इनके बीच में फ्लू है। खैर यहां पर इस समय इसकी सीरियसनेस को देखते हुए इसको कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो यहां पर इंप्लीमेंट किए गए हैं। जहां भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें जो प्रेस है उन पे को भी कहा गया कि भाई आप मास्क लगा के आओ। हाँ, इस पे अगर मैं तुमको एक बहुत ही क्लियर कट जवाब दूं कि क्या गेम पोस्टपोन हो सकता है, तो देखो इसके बिल्कुल 0 चांसेस है कि गेम पोस्टपोन होगा और गेम एज इट इज ही जाएगा। लेकिन ओवरऑल हम बात करते हैं कि
थैंकफुली जो हालत फ्राइडे को खराब थी, सैटरडे को और अब संडे को बहुत हद तक वो बेटर हो चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि फ्रांस जो डिस्चैम्प्स है वो दिखाने में कुछ और है, लेकिन बैक स्टेज पे पता चल रहा है कि हाँ भाई पूरी टीम इस समय अवेलेबल होती हुई दिख रही है। खैर, वीडियो में आगे जाने से पहले भाई लेट्स एक्चुअली टॉक अबाउट एन एप्लीकेशन जो कि भाई अगर इस हाइप को तुमने अगर कैपिटलाइज नहीं किया तो भाई फिर किस दिन का वेट कर रहे हो एक्चुअली में। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ट्रागो एप्लीकेशन की, जो कि एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सिंपल टू यूज ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर तुमको बहुत सिंपल से 4-5 सवालों के जवाब देने हैं कि क्या अर्जेंटीना फ्रांस को हरा पाएगी, क्या यहां पर लियोनेल मेसी अपना पहला वर्ल्ड कप जीत पाएगा, या फिर एक्चुअली में एम्बापे 23 साल की उम्र में अपना दूसरा वर्ल्ड कप जीत पाएगा। और वहां पर तुमको जितने भी तुमको इन्वेस्ट करने हैं वो तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, जिस पर तुमको अगर तुम्हारा आंसर सही रहा तो तुमको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। और इस समय क्योंकि यहां पर जो वर्ल्ड कप की हाइप है उसकी वजह से और भी ज्यादा बहुत ज्यादा ट्रेड्स हो रही हैं, तो डेफिनेटली जो तुम्हारे रिटर्न्स है वो और भी ज्यादा एक्सपोनेंशियली ऊपर बढ़ेंगे। डू मेक श्योर कि आप मेरे दिए गए लिंक से डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है और पिन कमेंट में, वहां पर जाके आप इसे इंस्टॉल करें और इसको मतलब डाउनलोड करने के बाद इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें एंड डू गिव अस अ फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। काफी सही एप्लीकेशन है, डू यूज इट। और साथ ही साथ भाई सेमीफाइनल और फाइनल के लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी भी इन्होंने क्रिएट कर रखी है, तो वो जब आप साइन अप करोगे तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर फ्री टू यूज आप पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ओपिनियन दे सकते हो, और वहां पर भी एक अच्छे खासे यहां पर रिवॉर्ड्स दिए गए हैं। लेकिन इसी के साथ अगर हम बात करें यहां पर अब थोड़ी सी अर्जेंटीना की, देखो एमिलियानो मार्टिनेज ने, स्केलोनी ने, देखो पता है अगर एमिलियानो मार्टिनेज की बात करें तो उसने कहा कि हमारे पास एक सीक्रेट वेपन है, दैट इज द गॉड मेसी, और उन्होंने कहा कि मेसी का कोई जवाब नहीं है। देखो कुछ हद तक तो सही भी है, मेसी का कोई जवाब तो है नहीं, लेकिन साथ ही अगर स्केलोनी के इंटरव्यू की बात करें तो उसने जो हिंट दिया है ना वो काफी इंटरेस्टिंग है। अगर इस एपिसोड में हम लोग बात करें जिसका तुम यहां पर अपना अप्रोच और अपना ओपिनियन दोगे कमेंट सेक्शन में, कि स्केलोनी ने कहा कि देखो मेरे दिमाग में ऑलरेडी टीम बैठ चुकी है कि कौन सी खेलने वाली है फ्रांस के सामने, लेकिन उसने जो अच्छा सा फ्रेज यूज किया है वो है कि जिससे उनको ज्यादा हर्ट हो और हमको मिनिमम हर्ट हो। ये स्केलोनी का कहना है, जो कि सही बात बताऊं तो डिल्यूजन है। एक्चुअली में हमको जो अप्रोच देखने को मिल सकती है वो ये होगी कि हमको मिनिमम तो हर्ट हो, लेकिन उसका कंफर्म ये नहीं कह सकते कि यहां पे फ्रांस को वो हर्ट कर सकता है। लेट्स नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। देखो दो तरीके हैं, स्केलोनी यहां पर एग्रेसिव भी जा सकता है, बट एट द सेम टाइम स्केलोनी कंजर्वेटिव भी जा सकता है। अब तुम में से काफी लोग कहेंगे कि जब डी मरिया आपकी दुल्हन बन के बैठी हुई है बेंच पे, तो आप लाओ अनलीश करो और फोड़ो फ्रांस को, बट चीजें इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि अगर आप एक्चुअली में देखो ना तो जिस तरीके से आप स्केलोनी के लाइनअप को प्रेडिक्ट करना ना इम्पॉसिबल सा हो गया है। मतलब जब भी आपको लगता है कि ये डी मरिया को उठा के लाएगा, नहीं डी मरिया को लेके ही नहीं आता है। खैर हम क्रोएशिया वाले मैच में कह सकते हैं कि उसको जरूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि गेम पहले ही किल हो चुका था। लेकिन अगर अब की बात करें, देखो डी मरिया को लाने के प्रोज बहुत है, लेकिन जो सबसे बड़ा कौन से ना वो है डिफेंसिव लाइबिलिटी। देखो डी मरिया डिफेंस में कर तो सकता है, लेकिन जिस तरीके से हम ये कहते हैं कि फ्रांस का अगर थियो हर्नांडेज की बात करें तो वो वल्नरेबल है। मैं राइट साइड की बात नहीं करूंगा कि जूल्स कोंडे को आप नहीं वल्नरेबल मान सकते, लेकिन थियो हर्नांडेज हैं। मोरक्को ने अपने 53% अटैक वहीं से बनाए थे, लेकिन ये केस तो एक्चुअली में अर्जेंटीना के अगेंस्ट भी बन सकता है, क्योंकि वो भी हैविली रिलाय करते हैं अपने फुल बैक्स पे, चाहे अकूनिया की बात करें और चाहे मोलिना की बात करें, और ये भी पता है कि मेसी पे कोई ड्यूटी भी नहीं है। तो एक्चुअली में इसका सोल्यूशन क्या है? अब देखो डी मरिया आ जाएगा तो ये और खुल जाएंगे, लेकिन डी मरिया को इंक्लूड करना सिर्फ इस चीज के लिए नहीं कि फुल बैक पे खुल जाएंगे, बल्कि एक्चुअली में तुम अगर मिडफील्ड भी देखोगे ना तो वहां पर तुमको समझ में आया कि एंजो फर्नांडेज जो कि एक सिंगल पिवट में खेलेगा, क्योंकि फिर आपका मैकएलिस्टर की बात करें या फिर रॉड्रिगो डी पॉल की बात करें, वो अब खेलेंगे, ऊपर खेलेंगे। तो ऐसे में प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि ग्रीजमैन को कौन संभालेगा फिर, और ग्रीजमैन जिस तरीके की परफॉर्मेंस दे रहा है, जिस तरह की फॉर्म में, उसमें मेरे को लगता तो नहीं कि स्केलोनी यहां पर एग्रेसिव जाएगा। तो दो चीजें हैं, अब इस चीज का सॉल्यूशन हो सकता है जिस तरीके से इसने क्रोएशिया के अगेंस्ट लाइनअप की थी, और देखो वो हो भी इसलिए सकता है, उसके बहुत बड़े रोल है। देखो सबसे पहली बात तो हम ये मान सकते हैं कि 4-4-2 में अगर स्केलोनी जाता है तो इसके कॉन्स क्या होंगे और प्रोस क्या होंगे। देखो कॉन्स एक छोटा सा है, लेकिन ऑफकोर्स वो लियो मेसी से लिंक्ड है तो काफी बड़ा है। अगर प्रोस की बात करें ना तो सबसे बड़ी चीज तो ये होगी कि आप मिडफील्ड में देखोगे ना तो एंजो फर्नांडेज के बाद एक्चुअली में यहां पर रॉड्रिगो डी पॉल होगा, जो कि डबल पिवट में खेल सकता है, और एक्चुअली में यहां पर मिडफील्ड में वो अपने आउटफील्ड नंबर्स भी बढ़ा सकते हैं, जिससे ग्रीजमैन को काउंटर करना अच्छा रहेगा। लेकिन अगर विंग्स की बात करें तो यहां पर अगर हम बात करें मैकएलिस्टर और उधर से यहां पर इनका लेफ्ट बैक अकूनिया आएगा, तो वो डबल डाउन कर सकते हैं उस्मान डेम्बेले पे। और अगर इधर की बात करें तो यहां पर एक्चुअली में अगर हम बात करें लाइक रॉड्रिगो डी पॉल होगा या फिर परेदेस होगा, तो उस पर भी एक बड़ा रोल होगा कि एक्चुअली में यहां पर रॉड्रिगो डी पॉल और मोलिना यहां पर अब किलियन एम्बापे पे डबल डाउन कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा जो कॉन्स होगा वो ये होगा कि आप ये देखो कि क्रोएशिया के अगेंस्ट तो ठीक है अर्जेंटीना ने पेल दिया था,
लेकिन एक्चुअली में लियो मेसी और यूलियन अल्वारेज थोड़े से आइसोलेटेड हो जाएंगे। अब यहां पर आप कह सकते हो कि 3 गोल मारे थे, लेकिन आप ये नहीं समझते कि अगर पहले गोल की बात करें, दूसरे गोल की बात करें, तो पहले गोल में तो इट वॉज क्लियर कट, यहां पर पेनल्टी दे दी थी। वो चीज फ्रांस करेगी, सब्जेक्टिव है, ठीक है। थियो हर्नांडेज आप कह सकते हो कि हाँ वो पेनल्टी दे सकता है, लेकिन जुल्स कोंडे, उपामेकानो स्लैश कोनाते या फिर वरान की बात करें तो बहुत एक्सपीरियंस्ड है और बहुत हाई क्लास डिफेंडर है। साथ ही अगर हम बात करें दूसरे की, तो हमको पता है कि जूलियन अल्वारेज ने लोवरेन का कैसा चक्करगन्नी बनाई थी भागने पे, और उसका जो कन्विक्शन था, एग्रेसिवनेस थी रन में, वो सबसे बड़ा क्रेडिट था कि क्यों जूलियन अल्वारेज ने एक्चुअली में वो गोल कन्वर्ट किया था। लेकिन वो रफे वरान को हरा सकता है ऐसे? खैर आप कह सकते हो कि वरान की उम्र बढ़ी है, लेकिन आप ये भूल जाओगे कि फिर जूल्स कोंडे एक ऐसा फुल बैक है जो कि मेकशिफ्ट सेंटर बैक है और एक एक्स्ट्रा कवर देता है फ्रांस को। यहीं पर ही लियो मेसी का एक बहुत बड़ा रोल आता है। अब यहां पर हमने इस पूरे कैंपेन में एक चीज तो कंफर्म देख ली है कि लियो मेसी वर्सेस सीडीएम, अगर फ्रैंकी डियोंग भी हो चुका है, लियो मेसी मॉड्रिच भी हो चुका है, लियो मेसी ब्रोजोविच भी हो चुका है, और लियो मेसी की बड़ी बड़ी प्लेयर्स के साथ हमने देख लिया कि ऑलरेडी जो सीडीएम की हाइप थी वो कहीं ना कहीं लियो मेसी ने किल करी है। यहां पर आता है लियो मेसी वर्सेस चुआमेनी। अब देखो चुआमेनी कह सकते हैं कि बहुत लेजेंडरी स्टैब्लिश तो नहीं है, लेकिन रियल मैड्रिड में और फ्रांस के कैंपेन में हमने देख लिया कि ही हैव अ पोटेंशियल, ठीक है। अब चुआमेनी वर्सेस बेलिंगम की रेस में देखो चुआमेनी जीता था कुछ हद तक, ऑफ कोर्स, मतलब डेफिनेटली आप कह सकते हो कि चुआमेनी ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस डाली थी और कुछ हद तक उसने एक काम करा भी था कि बेलिंगम को रोक भी लिया था। पर चुआमेनी बेलिंगम को रोक पा रहा है और फिर चुआमेनी मेसी के अगेंस्ट उतर गया, जमीन आसमान का फर्क है। आप देखो इस रेस में डेफिनेटली यहां पर मेसी तो जीत सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि एक्चुअल में चुआमेनी किसका रोल, मतलब किसका सपोर्ट लेगा। और यहीं पर ही मेरे को लगता है कि फ्रांस भी डबल पिवट के साथ ही जाएगा, चाहे राबियो हो चाहे वहां पर फुफाना हो। तुम देख रहे हो एक्चुअली में कि दोनों की टैक्टिक्स सेम जा रही है, डबल पिवट, डबल डाउन ऑन द विंग्स, डबल डाउन ऑन द विंग्स। इसका मतलब है दोनों में से किसी का ब्रांड ऑफ फुटबॉल है ही नहीं, दोनों बस एक दूसरे के चाल को काटने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सही बताऊं तो एक्चुअली में कंजर्वेटिव गेम की तरफ हम ज्यादा देख सकते हैं। हाँ, स्केलोनी के पास एक बड़ा हुक्म का एक डी मरिया, वो चाहे तो कर सकता है कि कंजर्वेटिव जाएगा पहले हाफ में, फिर सेकंड हाफ में वो एक्चुअली में जैसे जैसे गेम थोड़ा टेस्टी सा होता रहेगा, मसालेदार सा होता रहेगा, डी मरिया को वो ले आएगा। पर खैर अगर यहां पर अर्जेंटीना के पास बेंच स्ट्रेंथ है तो बेंच स्ट्रेंथ फ्रांस के पास ज्यादा तगड़ी है, ये तो हम मान सकते हैं। लेकिन साथ में अगर बात करें हुकुम के एक की, अब देखो डेफिनेटली अर्जेंटीना का हुकुम का एक का 80% तो मेसी है। खैर अगर यूलियन अल्वारेज की बात करें तो उसकी भी अच्छी खासी हाइप है, लेकिन एक चीज तो है, जो सबसे बढ़िया क्लैश होगा ना वो होगा यहां पर ओटामेंडी वर्सेस जिरूड। अब देखो ओटामेंडी थोड़ा एजिंग तो है, लेकिन ये तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे कैंपेन ने ओटामेंडी ने अपना दिल, तन, मन, धन सब सामने रख दिया और अपना कलेजा बिल्कुल बिल्कुल फाड़ के रख दिया कि ये बार तो अर्जेंटीना ही वर्ल्ड कप ले जाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम हमको ये भी पता है कि जिरूड जाना ही जाता है कि वो स्ले कैसे करेगा इन सारे ही डिफेंडर्स को। आप कितना ही इलीट डिफेंडर हो, चाहे हैरी मैग्वायर की कैंपेन की तारीफ करते रहे, चाहे किसी की भी तारीफ करते रहे, ये तो कंफर्म है कि यहां पर कहीं ना कहीं जिरूड स्ले तो कर देगा। और कहीं ना कहीं मानते भी हैं कि जिरूड वर्सेस ओटामेंडी में बहुत लोग मानेंगे भी कि जिरूड ही अपर हैंड होगा, लेकिन एट द सेम टाइम अगर दूसरी तरफ देखें तो इट वुड बी लियो मेसी और लियो मेसी प्लस यूलियन अल्वारेज वर्सेस द 3 सेंटर बैक। गेम देखना पड़ेगा इंटरेस्टिंग, क्योंकि देखो ग्वार्डियोल की हम बात कर सकते हैं, ग्वार्डियोल वाज वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर इन दिस वर्ल्ड कप कैंपेन। लेकिन अगर बड़े गेम की क्रेडेंशियल्स की बात करें तो आई थिंक जुल्स कोंडे, रफे वरान और उपामेकानो, ये तीनों ही डिफेंडर ज्यादा तगड़े हैं। और ऐसे में लियो मेसी, मतलब जितना अर्जेंटीना डिफेंसिव जाएगी उतना लियो मेसी अकेला पड़ेगा। और खैर जब लियो मेसी अकेला पड़ता है या फिर सबको, सारी टीम्स को लगता है कि हाँ उन्होंने लियो मेसी को रोकने के लिए सब कुछ कर दिया है, तभी फिर मेसी अपनी टोपी में से एक जादूगरी दिखाता है और उसको हम कहते हैं द मेसी मोमेंट। डू मेक श्योर कि आप मेरे को अपना प्रेडिक्शन जरूर बताएं। मैंने होप करा कि मैंने इस पूरे एपिसोड में तुमको सारी क्लैरिफाई कर दिया और चीज़ों को बिल्डअप करने में थोड़ा हेल्प जरूर करा, तो तुम भी थोड़ी हेल्प मेरी कर दो इस चैनल को सब्सक्राइब करके। डू मेक श्योर आप ट्रागो को जरूर एक बार चेकआउट करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और पिन कमेंट में दे रखा है। मिलते हैं आपसे लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।